हेलो साथियों, हम पढ़ रहे हैं एसओपी भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम के संबंध में। 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं। कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ धाराएं हटाई गई हैं और कुछ प्रावधान मैंडेटरी किए गए हैं, जैसे सर्चिंग और सीजिंग के दौरान, सर्चिंग यानी तलाशी और जब्ती के दौरान ऑडियो वीडियोग्राफी, और ऑडियो वीडियोग्राफी के लिए मोबाइल फोन को वरीयता दी गई है। अब जो ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और उसके बाद कोर्ट में कैसे प्रस्तुत करना है, उसकी क्लोन कॉपी कैसे तैयार करनी है, मिरर इमेज कैसे तैयार करनी है, और चेन ऑफ कस्टडी कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी बातें एसओपी में बताई गई हैं। हमने साथियों आपको भाग 7 बता चुके हैं, हमने आपको एसओपी के भाग 7 बता दिए हैं। आज हम आपको भाग 8 में बताएंगे डिजिटल साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु, इंपोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। होता क्या है, आपराधिक मुकदमे में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी साक्ष्य का उद्देश्य किसी प्रासंगिक तथ्य को साबित अस्वीकार करना होता है। साथियों, पुलिस को जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, जब्ती की जाती है, तलाशी ली जाती है और अपराध से संबंधित तथ्य यानी साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर चार्जशीट कोर्ट में पुटअप की जाती है। तो आपराधिक मुकदमे में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है कि प्रासंगिक तथ्य को साबित करना, जो घटनाक्रम है उसको साबित करना। जो साक्ष्य रहते हैं वो साक्ष्य क्या करते हैं, उस घटना यानी जो एफआईआर है, एफआईआर को तायद करते हैं, उसको साबित करना। ऑब्लिक अस्वीकार करना, साथ ही साक्ष्य को अभियुक्त और पीड़ित के साथ जोड़ना भी होता है। साक्ष्य को पीड़ित और अभियुक्त से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है कि भाई साक्ष्य के आधार पर ही पता चलेगा कि पीड़ित को आहत यानी पीड़ित को चोट किसके द्वारा पहुंचाई गई है, इस अभियुक्त के द्वारा। तो वो जो चैन है वो टूटनी नहीं चाहिए, मतलब ये चीजें रिकॉर्ड में होनी चाहिए कि हाँ उसके द्वारा ऐसा किया गया है, ऐसे साक्ष्य होना चाहिए। तो आपराधिक मामले में साक्ष्य क्या करते हैं, अभियुक्त को पीड़ित के साथ जोड़ते हैं। इसलिए डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करते समय, अब बात आती है डिजिटल साक्ष्य की। जब डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो इसका उद्देश्य केवल किसी तथ्य को साबित करना ही नहीं होता है। इस डिजिटल साक्ष्य का उद्देश्य किसी तथ्य को साबित करना ही नहीं होता है, बल्कि ऐसे साक्ष्य और डिजिटल कलाकृतियों के स्रोत और गंतव्य को स्थापित करना होता है। मतलब जो सोर्स है, जो मूल डिवाइस है, उसको स्थापित करना, गंतव्य यानी डेस्टिनेशन जिसमें कि उसको कॉपी किया गया, उसको साबित करना होता है। ये उद्देश्य होता है। डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में, डिजिटल एविडेंस के संबंध में साक्ष्य संबंधी कलाकृतियों का स्रोत, और स्रोत मतलब मूल सोर्स, और गंतव्य कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन कंप्यूटर डिजिटल उपकरण है जो अपराध के कथित या पीड़ित या गवाह के हैं। फिर से समझिए साथियों, डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में, डिजिटल साक्ष्यों के संबंध में, डिजिटल एविडेंस के संबंध में जो एविडेंस है वो साक्ष्य संबंधी कलाकृतियों का स्रोत और गंतव्य, सोर्स और गंतव्य कंप्यूटर ऑब्लिक डिजिटल उपकरण है। डेस्टिनेशन क्या है, डिवाइस, और कंप्यूटर है जो अपराध के कथित या पीड़ित या गवाह के हैं। जो साक्ष्य हैं वो किसके हैं, कथित, पीड़ित या गवाह के हैं। प्रत्येक डिजिटल फाइल फोल्डर में उसके मेटा डेटा में उसकी पहचान का विवरण होता है। साथियों, जो भी डाटा तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो पीड़ित का हो, गवाह का हो, तो वो जो डाटा रहता है डाटा फाइल फोल्डर में रहता है और उसकी पहचान होती है मेटा डेटा से। किससे होती है, मेटा डेटा के विवरण से पहचान होती है। अब मेटा डेटा होता क्या है ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं कि मेटा डेटा में सारी चीजें आ जाती हैं
कि कब रिकॉर्ड किया गया, कौन से डिवाइस का यूज किया गया, लेंथ कितनी थी, कौन सा फॉर्मेट यूज किया गया था रिकॉर्डिंग में, सारी चीजें आ जाती हैं मेटा डेटा के अंतर्गत। तो साथियों, मेटा डेटा में उसकी पहचान का विवरण होता है, जबकि उपकरणों की पहचान का विवरण शॉर्ट फॉर्म में होता है और उपकरणों पर मुद्रित भी होता है। साथियों, भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 63 सब क्लॉज 4 में क्या बताया गया है? बताया गया है कि रिकॉर्ड ऑब्लिक डेटा की पहचान के साथ साथ ऐसे रिकॉर्ड का उत्पादन करने वाले उपकरण के विवरण की भी आवश्यकता होती है। मतलब यह हुआ कि रिकॉर्ड डेटा की पहचान के साथ साथ ऐसे रिकॉर्ड का जो कंप्यूटर या जिस माध्यम से उत्पादन किया गया है उस उपकरण का विवरण भी आवश्यक होता है। इसलिए डिजिटल साक्ष्य का मेटा डेटा और उत्पादन करने वाले उपकरण का विवरण अदालत में पेश करने के लिए साक्ष्य के हिस्से के रूप में कैप्चर किया जाना चाहिए। इसलिए मेटा डेटा और उत्पादन करने वाले उपकरण का विवरण भी कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। मेटा डेटा, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पर जाएं, आप अपनी फाइल की प्रॉपर्टी चेक करें। मेटा डेटा के लिए क्या करना है? आपकी जो फाइल है, फाइल में आपको खोलना है कैसे? राइट क्लिक करेंगे, वहां देखेंगे प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, उनमें से प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मेटा डेटा मिल जाएगा, यानी फाइल नंबर, क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट, एक्सेस डेट, लेंथ, टाइम, ड्यूरेशन, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी डिवाइस में रिकॉर्ड किया गया है और बाइट्स कितनी है, केबीएस कितनी है, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। क्लोन डिटेक्शन तकनीकी का उपयोग करके किसी भी मॉर्फिंग से बचने के लिए छवियों और फोटोग्राफ के लिए जाते समय इसे भी साथ रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्लोन डिटेक्शन तकनीकी का, एक क्लोन डिटेक्शन तकनीकी है, क्लोन डिटेक्शन तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? मॉर्फिंग से बचने के लिए। छवियों और फोटोग्राफी, जब भी फोटोग्राफ ली जाए या जब भी मिरर इमेज तैयार की जाए उस समय क्लोन डिटेक्शन तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी डिवाइस का स्वामित्व, ऑनरशिप, किसी भी डिवाइस का स्वामित्व डिवाइस के कब्जे, पुनर्प्राप्ति के साथ साथ डिवाइस के पासवर्ड के ज्ञान से साबित किया जाना चाहिए। जो डिवाइस का कब्जा है वो पुनर्प्राप्ति के साथ साथ डिवाइस के पासवर्ड के ज्ञान के साथ साबित किया जाना चाहिए। किसका? डिवाइस का स्वामित्व। किसी भी ऑनलाइन खाते के संबंध में स्वामित्व कब्जा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ साबित किया जाना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन खाते के संबंध में क्या साबित होना चाहिए? उसके स्वामित्व और उसके कब्जे के बारे में उपयोगकर्ता आईडी और उसके पासवर्ड से साबित किया जाना चाहिए। इसे किसी भी ऑनलाइन गतिविधियों के स्थान, गतिविधियों के लॉग आदि के आईपी से भी पुष्टि की जा सकती है। मतलब ये हुआ कि इसे ऑनलाइन गतिविधियों से भी पुष्टि की जा सकती है, लॉग से भी पुष्टि की जा सकती है और आईपी से भी पुष्टि की जा सकती है। आमतौर पर एंड्रॉयड और अन्य इमेजिंग उपकरण उनके द्वारा ली गई किसी भी तस्वीर के समय के साथ जियो लोकेशन को कैप्चर करता है, जियो लोकेशन को कैप्चर करता है। आमतौर पर एंड्रॉयड और अन्य इमेजिंग उपकरण, आमतौर पर जो एंड्रॉयड रहते हैं मोबाइल, यानी कि जो ऑडियो वीडियो जिसमें कर सकते हैं, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड यानी स्मार्टफोन जो रहते हैं, अन्य इमेजिंग उपकरण उनके द्वारा ली गई किसी भी तस्वीर के समय के साथ जियो लोकेशन को कैप्चर भी करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश पारित करने का आग्रह किया गया है। वो है रामास्वय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चूंकि सरकार ने इस मुद्दे पर एक समिति बनाई है जो संशोधित दिशा निर्देश लेकर आएगी, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया है कि अभी इस संबंध में एक कमेटी गठित की गई है जो कि निर्देश लेकर के आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम आदेश में निर्देश दिया गया है कि फिलहाल कम से कम सीबीआई मैनुअल का पालन सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा डिजिटल एविडेंस के संबंध में सीबीआई के मैनुअल का पालन किया जाएगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
इसलिए ऑडियो वीडियो पर बीपीआरडी के एसओपी का उपयोग करते समय डिजिटल साक्ष्य की समवर्ती जब्ती के लिए रिकॉर्डिंग केंद्रीय एजेंसियां एनसीएल की धाराओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सीबीआई मैनुअल का अनुसरण कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? सीबीआई मैनुअल का अनुसरण कर सकती हैं। तो साथियों, ये हमने आपको बता दिया डिजिटल साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु कौन कौन से हैं। अब हम आपको इसी में बताएंगे दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले हम बता देते हैं जब्ती ज्ञापन का आरेखन, ड्राइंग ऑफ सीजर मेमो। जब्ती ज्ञापन का आरेखन होता क्या है? तलाशी पूरी होने के बाद, जैसे आपकी तलाशी पूरी होती है, तलाशी पूरी होने के बाद जांच अधिकारी को यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह निर्णय लेना होता है। देखिए, तलाशी पूरी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह निर्णय लेना होता है कि जो भी चीजें बरामद हुई है, यानी तलाशी के दौरान जो कुछ भी मिला है, उन वस्तुओं में क्या क्या मिला है, बरामद वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं मिले हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिला है, चल संपत्ति मिली है, क्या मिला है, मतलब कौन सी वस्तुएं, दस्तावेज या चल संपत्तियां मिली हैं, जब्त की जानी चाहिए तथा उनका साक्ष्यात्मक मूल्य भी ध्यान में रखना होता है। साथियों, तलाशी के दौरान जो भी मिलता है, अपराध की इन्वेस्टिगेशन के दौरान तलाशी के समय जो भी चीजें मिलती हैं, उनको क्या किया जाता है? सीज किया जाता है। चाहे वह दस्तावेज हो, चाहे चल संपत्तियां हो या कोई वस्तु हो, उनको क्या करना चाहिए? जब्त किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। तैयार किए गए सर्च मेमो में उस स्थान का उचित स्क्रैच होना चाहिए जहां तलाशी ली जा रही है। जो भी तलाशी का मेमो यानी पंचनामा तैयार किया जाता है, उसमें उचित स्क्रैच बनाया जाना चाहिए कि इस स्थान की तलाशी ली जा रही है और अपराध स्थल पर भौतिक वस्तुओं की स्थिति के बारे में सटीक और विस्तृत चिन्हांकन किया जाना चाहिए। कहां से कौन सी चीज मिली है, उसका फिक्स चिन्हांकन किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, स्क्रैच किसी योग्य ड्राफ्ट मैन द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? जो स्क्रैच है, किसी योग्य ड्राफ्ट मैन द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण मामलों में वस्तुओं और उपयोगी सुरागों के साथ घटना स्थल की विस्तृत तस्वीर और वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण मामलों में वस्तुओं और उपयोगी सुरागों के साथ घटना स्थल की क्या की जानी चाहिए? विस्तृत तस्वीर और वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों और अदालत की आसान समझ के लिए केस डायरी में तलाशी के पूरे क्रम को स्पष्ट और संक्षिप्त किया जाना चाहिए। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और अदालत है, उनकी समझ के लिए क्या करना चाहिए? केस डायरी में इस तलाशी के पूरे क्रम को स्पष्ट और शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए। ये हो गया क्या? जब्ती ज्ञापन का आरेखन। क्या हो गया? चित्रण। आरेखन मतलब चित्रण। ज्ञापन को एनसीआरबी द्वारा निर्धारित एकीकृत जांच फॉर्म नंबर 4 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। जब्ती कैसे तैयार की जाएगी? जो एनसीआरबी के द्वारा फॉर्म नंबर 4 तैयार किया है, उसके अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जो अनुलग्नक सीसीटीएनएस की भाषा में IIF2 फॉर्म के रूप में समान है, के रूप में संलग्न है। मतलब फॉर्म नंबर 2 के रूप में सीसीटीएनएस IIF2 फॉर्म के रूप में जाना जाता है। जब्ती ज्ञापन में किसी भी परिसर या अपराध स्थल से तलाशी दल द्वारा जब्त की गई सभी वस्तुओं की सूची होती है। जो जब्ती ज्ञापन है, जब्ती मेमो है, जब्ती पंचनामा है, उसमें क्या क्या होता है? जब्ती ज्ञापन में किसी भी परिसर या अपराध स्थल से तलाशी दल द्वारा जब्त की गई सभी वस्तुओं की सूची होती है और विभिन्न वस्तुओं और लेखों का विवरण उनके संक्षिप्त विवरण के साथ दिया जाता है। उन वस्तुओं के विवरण उस पंचनामा में लिखा जाता है। जब्ती पंचनामा में जब्ती ज्ञापन में टीम की संरचना, तलाशी शुरू करने और समाप्त करने की तिथि और समय का उल्लेख होना चाहिए। ये एक नई चीज जोड़ी गई है एसओपी में, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जब्ती मेमो होगा, उसमें तलाशी शुरू करने और तलाशी समाप्त करने की तिथि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? तलाशी शुरू करने और समाप्त करने की तिथि और समय का उल्लेख किया जाना चाहिए। जब्ती ज्ञापन विस्तृत तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विस्तृत डिटेल में तैयार किया जाना चाहिए और वस्तुओं का विवरण तथा उनका रंग दर्शाया जाना चाहिए। वस्तुओं का विवरण और उनका रंग दर्शाया जाना चाहिए। जिन वस्तुओं पर सीरियल नंबर लिखा है, जिन वस्तुओं पर सीरियल नंबर लिखा हो, जैसे मोबाइल फोन में सीरियल नंबर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
कंप्यूटर, पेन ड्राइव, लैपटॉप आदि उनका निर्माण, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? उनका मॉडल नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। सभी जब्त वस्तुओं ऑब्लिक संपत्तियों ऑब्लिक भौतिक वस्तुओं ऑब्लिक दस्तावेजों को अधिकारियों गवाहों द्वारा विधिवत सत्यापित करके जब्ती ज्ञापन में लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। उनका सत्यापन भी किया जाना चाहिए। जब्ती ज्ञापन की एक प्रति परिसर के मालिक कब्जा धारक को दी जानी चाहिए, यानी जिससे भी संपत्ति जब्त की जा रही है उसको एक प्रति दी जानी चाहिए तथा उक्त जब्ती ज्ञापन पर उक्त मालिक कब्जा धारक के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए। गवाहों और जांच अधिकारी को जब्त दस्तावेजों और जब्ती वस्तुओं पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। क्या करना चाहिए? जो गवाह हैं उनको और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको जिससे जब्त हो रहा है उनसे भी साइन करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनसे भी साइन करवाना चाहिए। नमूना सील की 3 प्रतियां बनानी होंगी और सील के साथ जो नमूना सील है उसकी कितनी प्रतियां बनेंगी? 3 प्रतियां बनेंगी और सील के साथ जिस वस्तु को सील किया गया था उसे गवाह को इस निर्देश के साथ सौंपा जाना चाहिए कि वह उसे उचित समय पर अदालत के समक्ष पेश करे और जब्त वस्तुओं की अवरक्षा श्रृंखला की अखंडता को बनाए रखे। जैसे सील होगा तो सील नमूना भी 3 प्रति में तैयार किया जाएगा जिससे कि जो अखंडता है, श्रृंखला है, चेन ऑफ कस्टडी वो मेंटेन बनी रहे। तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद, जैसी तलाशी की कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद जांच अधिकारी तलाशी दल जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों, संपत्तियों, भौतिक वस्तुओं को निकटतम पुलिस स्टेशन के माल खाने में जमा कर देगा। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। करते क्या है, बहुत से लोग अपने पास आयु रख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने पास रख लेते हैं या इस प्रकार का उल्लेख ही नहीं करते कि वो माल गया कहां जब्ती के बाद। उसका जो चेन ऑफ कस्टडी है वो मेंटेन नहीं होता है कि भाई, जबकि इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जांच अधिकारी तलाशी दल जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों, संपत्तियों, भौतिक वस्तुओं को निकटतम पुलिस स्टेशन के माल खाने में जमा कर देगा। क्या कर देगा? निकटतम पुलिस स्टेशन के माल खाने में जमा कर देगा। क्या कर देगा? जमा कर देगा। यूएपी अधिनियम की धारा 43B के तहत आवश्यक होने पर हिरासत की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए माल खाना रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करके पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा। देखिए, माल खाना रजिस्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूएपी अधिनियम की धारा 43B, इस धारा और इस अधिनियम को हम अलग से बताएंगे, फिर भी हम शॉर्ट में बता देते हैं। यूएपी अधिनियम की धारा 43B कहती है कि आवश्यक होने पर हिरासत की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए माल खाना रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करके पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाना चाहिए, यानी सौंप दिया जाएगा। तलाशी के तुरंत बाद जब्ती की सूचना अधिकारता रखने वाले न्यायालय को दी जाएगी तथा जब्त की गई संपत्तियों को अपने पास रखने के लिए सक्षम अधिकारता रखने वाले न्यायालय की अनुमति यदि कोई हो प्राप्त की जाएगी। क्या की जाएगी? यदि कोई हो तो प्राप्त की जाएगी। तो साथियों, ये हमने आपको जब्ती का ज्ञापन आरेखन बता दिया। अब हम आपको बताएंगे पुलिस स्टेशन पर दस्तावेजीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप एट पुलिस स्टेशन। जांच अधिकारी दस्तावेजों को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखेगा। जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो क्या करेगा? जो भी दस्तावेज है उनको स्थायी रिकॉर्ड के रूप में बना के रखेगा। ऐसा नहीं है कि उनको एक बार चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई फिर बाकी केस डायरी नष्ट कर दे, ऐसा नहीं है। जांच अधिकारी दस्तावेजों को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखेगा। पुलिस अधिकारी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी देरी के लेकिन 48 घंटे से अधिक समय के भीतर, बिना किसी देरी के लेकिन 48 घंटे के अंदर गवाहों के हस्ताक्षर और तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जब्त वस्तुओं की सूची की प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट को भेजेगा। एसओपी में प्रावधान कर दिया गया है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी तलाशी जब्ती करता है तो उसको 48 घंटे के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जब्त वस्तुओं की सूची निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजनी है। क्या करनी है? निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजनी है। तलाशी और जब्ती की कार्रवाई पूरी होने पर, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई जैसे पूरी होती है, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई पूरी होने पर पुलिस अधिकारी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किए गए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पुलिस स्टेशन ले जाएगा। साथियों, फिर से समझिए,
कि तलाशी और जब्ती की कार्रवाई जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद जो पुलिस अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो क्या करेगा कि जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिससे तलाशी और जब्ती का घटनाक्रम रिकॉर्ड किया गया है, उस उपकरण को पुलिस स्टेशन ले जाएगा। पुलिस स्टेशन पर अब क्या करेगा ले जाकर के? पुलिस स्टेशन पर एबी रिकॉर्डिंग स्थानीय पुलिस को स्थानांतरित कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? एबी रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्थानीय पुलिस को स्थानांतरित कर दी जाएगी। और निर्दिष्ट क्या है? निर्दिष्ट है डेस्कटॉप या सीधे डिवाइस प्रविष्टि के माध्यम से। कैसे स्थानांतरित की जानी है? या डेस्कटॉप या सीधे डिवाइस प्रविष्टि के माध्यम से, या केबल या ब्लूटूथ के माध्यम से। इसका उल्लेख कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला में किया जाएगा और हैशिंग की जाएगी। जिस भी माध्यम से आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका उल्लेख कस्टडी फॉर्म में किया जाएगा और उसकी हैशिंग की जाएगी। डाउनलोड की गई फाइल का नाम इस तरह रखा जाएगा कि उसमें अपराध से संबंधित वीडियो का एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन, तारीख और सीरियल नंबर का प्रासंगिक मेटा डेटा कैप्चर हो जाए। मानक प्रारूप होगा, मतलब जो फाइल नेम है उसको किस प्रकार से रहेगा? फाइल नेम इस प्रकार से रहेगा कि संबंधित वीडियो जिस अपराध से है, एफआईआर नंबर, पहले एफआईआर नंबर, फिर पुलिस स्टेशन, फिर तारीख, फिर सीरियल नंबर, क्या रहेगा? सीरियल नंबर और मेटा डेटा जिससे कैप्चर हो जाए, ये सारी चीजें रहेंगी। तो देखिए एफआईआर नंबर, फिर है रहेगा पुलिस स्टेशन हो गया, फिर हो गया आपका दिनांक, मंथ, ईयर और सीरियल नंबर। ये सारी चीजें आपको उसमें करनी है, लिखनी है फाइल नेम में, जो भी फाइल नेम रहेगी। पुलिस अधिकारी सामान्य डायरी में इस संबंध में प्रविष्टि करेगा। जो भी पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जब वह केस डायरी लिखेगा तो इन सारी चीजों का उल्लेख उसमें करेगा। वीडियो डाउनलोड करना जिसमें फाइल का नाम जैसा कि ऊपर बताया गया है, एफआईआर नंबर, फाइल का नाम क्या रहेगा? एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम, डेट, मंथ, ईयर और सीरियल नंबर। अछांत, देशांतर और किसी भी अन्य टिप्पणी यदि कोई हो तो जोड़ा जाएगा। ये तो रहेगा, लेकिन अक्षांश देशांतर, अक्षांश और देशांतर भी रहेगा और प्लस अन्य कोई टिप्पणी जो भी हो जोड़ा जाएगा। किसी भी आगे की प्रक्रिया से पहले एबी रिकॉर्डिंग को वायरस के लिए स्कैन किया जाएगा। किसी भी आगे की प्रक्रिया से पहले ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को वायरस के लिए स्कैन किया जाएगा। इसके बाद ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को पुलिस अधिकारी के स्मार्टफोन या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर से हटा दिया जाएगा। स्कैन करने के बाद जैसे स्कैनिंग कंप्लीट हुई तो उसको क्या करना है? हटा दिया जाएगा। अभी ये बहुत से लोगों के प्रश्न थे, कुछ लोगों का कहना था कि सर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या हटा दिया जा सकता है कि नहीं हटा सकते हैं? तो इस संबंध में एसओपी यानी भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा एसओपी में स्पष्ट कर दिया गया है कि तलाशी और जब्ती के बाद जो ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी उसका क्या करना है? स्कैन हो जाने के बाद उसका वायरस के लिए स्कैन किया जाएगा और जैसे ही स्कैन हो जाता है, स्कैन के बाद ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को पुलिस अधिकारी के स्मार्टफोन या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर से हटा दिया जाएगा, जिससे भविष्य में और अधिक रिकॉर्डिंग के लिए जगह बन जाएगी। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हटा दिया जाएगा जिससे कि भविष्य में और अधिक के लिए जगह बन जाएगी। अगले दिन पुलिस स्टेशन का नामित डाटा मैनेजर पिछले 24 घंटों की ऐसी सभी रिकॉर्डिंगों को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस पर स्थानांतरित करे और मजिस्ट्रेट के स्टोरेज डिवाइस पर सभी रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण है कि हटाने से पहले हैशिंग जरूरी है, उसकी क्लोनिंग जरूरी है, सारी चीजें होने के बाद ही हटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये सारी प्रोसीडिंग नहीं हुई है और पहले ही हटा दिया। तो हटाना कब है? जब ये सारी प्रोसीडिंग हो जाती है। उसके बाद आगे कहा गया है कि जो पुलिस स्टेशन का नामित डाटा मैनेजर है, जिसको एक्सपर्ट यानी जिसको ट्रेनिंग दी गई है इस संबंध में, उसका काम क्या रहेगा कि 24 घंटों की ऐसी सभी रिकॉर्डिंगों को, जो 24 घंटों की सभी रिकॉर्डिंगें हैं, उनको पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस पर, एक ऐप बना हुआ है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, उस पर स्थानांतरित करना है और उसके बाद मजिस्ट्रेट की जो स्टोरेज डिवाइस है उस पर भी रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को शुरू कर देना है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर कर देना है। नोट्स और रिपोर्ट कालानुक्रमिक क्रम में तैयार की जानी चाहिए और इसमें कोई राय, विश्लेषण या
निष्कर्ष शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल तथ्य शामिल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बल्कि केवल तथ्य शामिल होने चाहिए। तो साथियों, पुलिस स्टेशन पर दस्तावेजीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, चेन ऑफ कस्टडी, हिरासत की श्रृंखला। क्या बताएंगे हम आपको? चेन ऑफ कस्टडी, हिरासत की श्रृंखला। उचित अभिरक्षा का अर्थ है कि रिकॉर्ड को उचित पहुंच, नियंत्रण और ऑडिट ट्रेल्स के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली में बनाए रखा गया था। जो हिरासत श्रृंखला है उसका मतलब होता है उचित अभिरक्षा। ऐसी अभिरक्षा जिससे एविडेंस की पवित्रता बनी रहती है, उसकी अखंडता में कोई उसमें किसी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती है कि एडिटिंग, टेम्परिंग या इस प्रकार के आरोप लगे कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो उचित अभिरक्षा का मतलब यह होता है कि इस प्रकार से रिकॉर्ड को रखना, क्या करना? इस प्रकार से रिकॉर्ड को रखना ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। उचित अभिरक्षा का अर्थ है कि रिकॉर्ड को उचित पहुंच, नियंत्रण, मतलब उचित और पहुंच, नियंत्रण और ऑडिट ट्रेल्स के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली में बनाए रखा जाना चाहिए, रखा गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए द्वारा धारा 80 और 81 का स्पष्टीकरण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 80 और 81 का स्पष्टीकरण दिया गया है कि दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उचित अभिरक्षा में कहा जाता है यदि वे उस स्थान पर हों, यदि वे उस स्थान पर हों तथा उस व्यक्ति द्वारा देखे जा रहे हों जिसके पास ऐसे दस्तावेज को रखा जाना अपेक्षित है। मतलब वो जो कस्टडी ऑफ चैन ऑफ कस्टडी है, चैन ऑफ कस्टडी के दौरान जो एविडेंस है वो ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए या जो उसके लिए अपेक्षित है कि उस और वो देख सकता है उसके पास होने चाहिए। उस व्यक्ति द्वारा देखे जा रहे हो यदि वे उस स्थान पर हों तथा उस व्यक्ति के द्वारा देखे जा रहे हैं जिसके पास ऐसे दस्तावेज को रखा जाना अपेक्षित है किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है। यदि यह साबित हो जाए कि उसका वैध उद्गम हुआ है या यदि विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसे उद्गम की संभावना है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, साथ ही उस स्थान पर हो जिस स्थान पर रखा जाना चाहिए और उस व्यक्ति के द्वारा देखा जाना चाहिए जो उसके लिए अपेक्षित है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की कस्टडी की चेन अनिवार्य है। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जो कस्टडी की चेन है वो बहुत अनिवार्य है। जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्य की सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्य की हैशिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो भी डाटा एकत्रित किया जाता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी कस्टडी यानी चेन मेंटेन करना। और उसके लिए क्या जरूरी है? उस डिजिटल साक्ष्य की हैशिंग यानी हैश वैल्यू फाइंड करना। गवाहों के सामने पैक और सील किए जाने के बाद प्रत्येक पैकेज के लिए कस्टडी की चेन का स्पष्ट रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाना चाहिए जब तक कि इसे फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल को नहीं सौंप दिया जाता है। लो साथियों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आ गई कि फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल को भी भेजना है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हैश वैल्यू निकालना है, पंचों के सामने सील पैक करना है, जब्त करना है, सारी प्रोसीडिंग पंचों के सामने करनी है। पैकेज को समान रूप से बिना किसी अनावश्यक देरी के सीएफएसएल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भेजा जाना चाहिए फॉरेंसिक जांच के लिए। अब हिरासत की श्रृंखला का दस्तावेजीकरण कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट द चेन ऑफ कस्टडी कैसे करेंगे? तो साथियों, ये हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। साक्ष्य को अपने कब्जे में लेने वाले, सबसे पहले साक्ष्य को अपने कब्जे में लेने वाले या परिवहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर, जो भी उसको लेकर के जा रहा है उसका नाम और डिटेल पूरी लिखी जाएगी। ये डॉक्यूमेंट शामिल किया जाएगा, किस तारीख को स्थानांतरण किया गया था और साक्ष्य का लेवल या क्रम संख्या क्या है, ये पूरा उल्लेखित किया जाएगा। तो साथियों, ये हिरासत की श्रृंखला का दस्तावेजीकरण हो गया। अब हम आपको बताएंगे कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन कैसे होगी, उसमें कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, किस प्रकार की प्रोसीडिंग होती है, वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी डिटेल फॉर्म में भरी जाएगी। सबसे पहला है केस डिटेल। जो कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला है उसमें सबसे पहले केस विवरण। उस फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? पहले एफआईआर नंबर। एफआईआर नंबर क्या था?
पहले हमें केस का विवरण डालना है। एफआईआर नंबर क्या है? पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है या किस पुलिस स्टेशन में मामला है, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। आयु का नाम, तारीख जब्ती, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका नाम, कब जब्ती की गई वो पूरा डिटेल में लिखा जाएगा, जब्ती का समय लिखा जाएगा और जब्ती का स्थान लिखा जाएगा। साथियों फिर से समझिए, इस केस विवरण से संबंधित जब भी कोई जब्ती, डिजिटल एविडेंस की जब्ती की जाएगी तो चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म है, उसमें सबसे पहले केस का विवरण में पहले क्या लिखा जाएगा? एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम, फिर तीसरे कॉलम में रहेगा आयु का नाम, फिर रहेगा जब्ती का समय, फिर रहेगा जब्ती की तारीख और जब्ती का समय और जगह। फिर से समझिए, एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम, आयु का नाम, तारीख, किस तारीख को जब्ती की गई, समय और स्थान, इस प्रकार से लिखा जाएगा। डिटेल इस प्रकार से डिटेल लिखा जाएगा। अब इसके बाद डिवाइस का भी विवरण है। ये तो हो गया केस का विवरण। डिवाइस का विवरण क्या रहेगा? मध्य संख्या, उपकरण का प्रकार क्या रहेगा? मध्य संख्या, उपकरण का प्रकार, बनाना, नमूना, डिवाइस सीरियल नंबर, विवरण, टिप्पणियां, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। क्या क्या रहेंगी? ये सारी चीजें उसमें रहेंगी जो हमने आपको बताई हैं। सबसे पहले क्या रहेगा? मध्य संख्या, फिर उसके बाद उपकरण का प्रकार, फिर उसके बाद बनाना, नमूना, ये सारी चीजें, और डिवाइस सीरियल नंबर, विवरण, टिप्पणियां, ये सारी की सारी उसमें रहेंगी जो कि आपको कंप्लीट करके रखना है, यानी भरना है उस फॉर्म में, भरना जरूरी है। क्या करना है? भरना जरूरी है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो फॉर्म बताया गया उस फॉर्म में स्पष्ट रूप से दिया गया कि वो भरना ही है। आइटम नंबर, डिवाइस टाइप, मेक, कब बना, मॉडल, डिवाइस सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क्स, ये सारी चीजें आपको डिवाइस डिटेल की भरनी है। उसके बाद है कस्टडी दस्तावेजीकरण की श्रृंखला, उसमें जो डॉक्यूमेंट है उनकी डिटेल, आइटम नंबर, रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड बाय, रीजन, डेट एंड टाइम, साइन ऑफ रिसीवर एंड रिमार्क्स, ये चीजें इसमें लिखी जाएंगी। तो साथियों ये हो गया कस्टडी फॉर्म, चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म हमने आपको बता दिया। अब साथियों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसा रहेगा। जो 63B, जो 65B था, अब वो 63 सब क्लॉज 4C हो गया है। तो सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, किस प्रकार से कैसे क्या लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उस फॉर्म की डिटेल भी बताएंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो भी हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे भाग नंबर 9 को देखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, वो भी प्रमाण पत्र, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रमाण पत्र, जो कि पहले 65B का प्रमाण पत्र था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र है, जो कि एसओपी में दिया गया है। एसओपी के दिए अनुसार फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों एक बार फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।